3 जादुई रोटियों का पेड़। उस रोज बबीता और रानी की दुनिया ही बिखर गई जब खेत में काम करते हुए उसके माता पिता पर बिजली आ गिरी और दर पर ही दोनों जान गंवा बैठी और एक ही पल में दोनों बहनें अनाथ हो गईं। बबीता दीदी देखो ना, विमला चाची कह रही है कि माँ पिताजी मर गए हैं। विमला चाची झूठ बोल रही है ना। ये सुनकर बबीता की आंखें भर आईं और वह बोली, हाँ रानी, पिताजी और माँ हमें छोड़कर जा चुके हैं, मगर तू चिंता मत कर, तेरी ये बड़ी बहन तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। ये कहकर बबीता रानी को गले लगा लेती है और रानी भूख भरी आंखों से उसे देखकर कहती है, बबीता दीदी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से कुछ बना दो ना। ठीक है रानी, तू यहाँ पर बैठ, मैं कुछ बनाती हूँ। बबीता रसोई में आकर राशन के डिब्बे टटोलने लगती है, जहाँ उसे एक डिब्बे में मुट्ठी भर चावल मिलता है। रसोई में तो बस इतने से ही चावल रखे हुए हैं। बबीता उस थोड़े से चावल से गीले चावल बनाकर रानी को खिला देती है और खुद पानी पीकर सो जाती है। अगली सुबह बबीता जब जंगल से होते हुए पानी भरने नदी पर जा रही होती है, तभी वह लाइन से लगे 3 पेड़ों को मुरझाया हुआ देखकर रुक जाती है। बेचारे ये पेड़ कैसे सूखकर मुरझा गए, मैं इन्हें पानी दे देती हूँ। बबीता घंटों तक नदी से गड़ा भरकर उन तीनों पेड़ों की जड़ों में पानी डाल देती है और घर चली आती है, जहाँ रानी बेहोश पड़ी हुई थी। ये देखकर घबराकर बबीता के हाथों से पानी का घड़ा छूट जाता है और वह रानी को उठाती है। रानी मेरी बहन, तुझे क्या हो गया है, उठ ना। जैसे ही बबीता रानी की आंखों पर पानी के छींटे मारती है, वो होश में आ जाती है और भूख से छटपटाती हुई कहती है, दीदी माँ पिताजी हमें छोड़कर क्यों चले गए? जब वो थे तो हम कितना अच्छा अच्छा खाना खाते थे, मगर अब तो हमारे पास खाने के लिए एक भी दाना नहीं। चुप हो जा रानी, मैं कुछ करती हूँ। ऐसा कहकर बबीता पड़ोस में रहने वाली मंदा का दरवाजा खटखटाती है। तभी मंदा दरवाजा खोलकर बाहर आती है। आय हाय, राम राम राम, सुबह सुबह के सनाथ का मुंह देख लिया। अरे ओ लड़की, क्यों पीट रही है मेरा दरवाजा? मंदा मौसी, मुझे थोड़ा सा आटा दे दो, मेरे घर में राशन का एक भी दाना नहीं। मेरी छोटी बहन रानी भूख से रो रही है। हाँ, मेरे घर में क्या राशन कोटा खुला है जो चली आई भीख मांगने? एक तो तुम दोनों मनहूस अपने माँ बाप को खा गई, चल भाग यहाँ से। ऐसा कहते हुए मंदा बबीता के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। मंदा स्वभाव से बहुत ही मक्खर थी। उसने तो बस लोगों से लेना सीखा था और जहां बात देने की आती तो वह अपना पल्ला झाड़ लेती। बबीता की आंखों पर बस अपनी बहन का भूख से मुरझाया चेहरा नाच रहा था, जिस कारण वह बनिए के पास आती है। बिहारी काका, मुझे थोड़ा सा आटा दे दो, मेरी बहन भूखी है। गरीब बबीता ललचाई आंखों से बोरी में रखे आटे को देखकर जैसे ही आगे आती है, कंजूस बनिया उसे दूर छिटक देता है, जिससे बबीता जमीन पर गिर जाती है और उसके हाथ पांव छिल जाते हैं। मगर इतने में भी उस अकड़ू बनिए का मन नहीं भरता। तब वह उसे जी भरकर खरी खोटी सुनाता है। अरे चोर ससुरी, हमारे आँख के सामने आटा चुरावत है, भाग जा यहाँ से वरना जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी, फिर खाते रहना दोनों बहनें जेल की रोटी। बबीता का छोटा सा मन लोगों के धमकी और ताने में घुला जा रहा था। वो रोते हुए जंगल चली आई और उसने पाया कि कल जिस पेड़ में उसने पानी दिया था, आज उस पर हरे भरे पत्ते हैं। वो उसी पेड़ के नीचे बैठकर रोती रही। रोटी के लिए गरीब को क्या कुछ नहीं सुनना पड़ता। आज इंसानों के बीच इंसानियत ही नहीं रही, सभी पैसे के पीछे भाग रहे, किसी को किसी गरीब की भूख की नहीं पड़ी। ऐसा कहते हुए बबीता फूट फूट कर रोने लगती है और तभी एक पेड़ से रोटियों की बरसात शुरू हो जाती है। जैसे ही बबीता अपनी आंखें ऊपर उठाती है तो वो देखती है कि पेड़ की डाली रोटियों से लदी हुई है। अरे बाप रे, इतनी सारी रोटियां, ये कैसा जादुई पेड़ है जिस पर रोटियां उगती हैं? बबीता ऐसा बोल ही रही होती है, तभी पेड़ पर आंख, नाक और मुंह भर आता है और वो बोल उठता है, तुमने सही कहा बबीता, मैं हूँ जादुई रोटियों का पेड़। जो कोई इन रोटियों को खाएगा वो तृप्त हो जाएगा। तुम्हारा शुक्रिया जादुई रोटियों के पेड़। मेरी भूखी बहन घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी, अब मुझे जाना होगा। बबीता उन सारी रोटियों को बटोर कर घर आकर कुछ रोटियां रानी को खाने के लिए दे देती है, जिसे खाते ही रानी खुश होकर कहती है, अरे वाह दीदी, ये रोटी तो एकदम जलेबी जैसी मीठी है, मजा आ गया, लो आप भी खाओ। दोनों बहनें स्वाद स्वाद में सारी रोटियां खत्म कर देती हैं और मजे से सो जाती हैं। तभी सुबह होते ही घर का मालिक मदन दरवाजा पीटता है। अरे बबीता रानी, अरे ओ अनाथ, बाहर निकलो। अरे क्या बात है मदन काका, आप यहाँ? क्यों, अब क्या मुझे अपने ही जमीन पर आने के लिए तुम यतीमों की इजाजत लेनी पड़ेगी? हैं? चलो जल्दी से घर का किराया दो, वरना निकलो बाहर।
छत छिन जाने के डर से बबीता और रानी के चेहरे पर डर छा जाता है और रानी कहती है, बबीता दीदी अब क्या होगा? क्या काका हमें घर से निकाल देंगे? नहीं मेरी छोटी बहन, ऐसा कुछ नहीं होगा। मदन काका मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगी। ठीक है, तुझे कल तक का समय मैं देता हूँ। अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं तुझे घसीट कर घर से बाहर फेंक दूंगा। ये कहकर मदन वहाँ से चला जाता है और बबीता रानी को लेकर जादुई पेड़ के पास आकर उसे पुकारती है। दीदी तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? जागो जादुई रोटियों के पेड़, मुझे तुमसे मदद चाहिए। क्या बात है बबीता, तुम परेशान क्यों हो? बबीता जादुई रोटियों के पेड़ को सारी बात बताती है। तभी अचानक, बबीता मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ऐ मेरे साथियों, अपने जादुई रूप में आओ। इसके बाद उन तीनों पेड़ों पर एक सुनहरी चमक उतर आती है और एक पेड़ पर सोने की रोटी तो दूसरी पर साधारण रोटी और तीसरी पेड़ पर हीरे की रोटियां उगाती हैं, जिसे देखकर रानी और बबीता की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। अरे बाप रे, ये तो जादुई पेड़ है। देखो दीदी, इन पर सोने हीरे की रोटियां लगी हैं। इसके बाद तीनों पेड़ झूम झूम कर अपने ऊपर से हीरे, सोने और साधारण रोटियां गिराने लगते हैं। जाओ बबीता, इन्हें बेचकर अपनी जरूरतें पूरी कर लो। शुक्रिया जादुई रोटियों का पेड़, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। बबीता सोने और हीरे की रोटियों को बेचकर मिले हुए पैसे से मदनलाल से वो घर हमेशा के लिए खरीद लेती है और साधारण रोटियों को खाने के लिए बचा लेती है। ऐसे ही दिन ढलता जाता है। अब जब कभी बबीता के घर में कमी घटी होती तो वह 3 जादुई रोटियों के पेड़ के पास आती और उनके जड़ों में पानी देती। बदले में जादुई रोटियों का पेड़ उसे सोने की, हीरे की और साधारण रोटियां देते। एक दिन रानी के मन में एक ख्याल उमड़ता है। बबीता दीदी, हमारे पास 3 जादुई रोटियों का पेड़ है जो हमारे मांगने से ज्यादा हमें देता है, मगर इसी रोजी रोटी के लिए गरीब धूप गर्मी में पसीना बहा कर कमाता है। वैसे भी हम घर में खाली बैठे, क्यों ना हम जादुई रोटियों की मदद से ढाबा खोल लें, जहां हम ग्राहकों को सस्ते दाम पर अच्छा खाना खिलाएंगे। हाँ रानी, ये सही रहेगा। इस तरह ढाबा खोलने का फैसला लेकर एक बार फिर दोनों बहनें तीनों जादुई रोटियों के पेड़ के पास आ पहुँचती हैं। जागो जादुई रोटियों के पेड़, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। इसके बाद तीनों जादुई रोटियों के पेड़ पर एक सुनहरी चमक प्रकाशित होती है और इन पर से ढेर सारे सोने की रोटियां, हीरे की रोटी और खुशबू से भरी खाने वाली रोटी का ढेर लगा देती हैं। ये लो बबीता, जाओ इन सोने की रोटियों को सुनार को बेच देना और इन जादुई हीरे की रोटियों को जौहरी से बेच देना, जिसे तुम्हें ढेर सारे पैसे मिलेंगे। जाओ बबीता, तुम्हारे ढाबे की सोच सफल होगी। जब मुझ पर होगी खुशबूदार रोटियां, तुम्हारे ढाबे पर आने वाले ग्राहकों के मुंह लगेगी तो कभी न छूटेगी और तुम बहुतायत में बढ़ती चली जाओगी। शुक्रिया जादुई रोटियों के पेड़, अब तक मेरी मदद करने के लिए। इसके बाद बबीता उन जादुई सोने और हीरे की रोटियों को बेचकर ढाबा खोलने के लिए चलती फिरती जगह खरीद लेती है और जो कोई भी वहां आकर जादुई रोटी खाता वह खूब वाहवाही करता। इस तरह जादुई रोटियों के पेड़ की मदद से दोनों बहनों ने ढाबे के द्वारा अपनी बड़ी छाप छोड़ी और जब भी कोई गरीब उसके ढाबे पर आता तो बबीता उसे मुफ्त में भरपेट खाना खिलाती, क्योंकि बबीता ने एक बड़े वक्त तक गरीबी को जिया था, इसलिए उसे भूख और रोटी की कीमत का एहसास था। गांव के लोग अपने अपने घर के बाहर निकलकर गांव के बीच से जा रही जेनेलिया को देखे जा रहे थे। सभी उसके छोटे छोटे कपड़ों को घूर रहे थे। अतुल, तुम्हारे गांव वाले मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अरे तुम उन पर ध्यान मत दो, लेट्स गो। अतुल जेनेलिया को लेकर अपने घर आता है, जहां सविता घर के आंगन में तुलसी में जल चढ़ा रही थी। तभी उसकी नजर अपनी विदेशी बहू और बेटे पर जाती है। जैसे ही उसकी नजर उन पर जाती है, दूध से भरा लोटा उसके हाथों से छूटकर नीचे गिर जाता है। अतुल, शी इज योर मॉम? यस जेनी। नमस्ते सासू मॉम। अपनी विदेशी बहू को देखकर सविता गुस्से से भरकर बोलती है, गंगा मैया, क्योरी निकम्मे, यही गुल खिलाने को हमने तुझे गांव से दूर विदेश भेजा था ताकि तू इस विदेशन को उठा लाए। सविता की आवाज सुनकर घनश्याम, नताशा और प्रतीक भी वहां आ जाते हैं और नताशा एक नया तमाशा खड़ा करते हुए कहती है, ओह गॉड अतुल भैया, ये सब क्या है? आपने माँ की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर ली। एक बार भी आपको इस बात का ख्याल नहीं आया कि गांव जमाना कितनी बातें बनाएगा? नताशा को आग लगाता देखकर अतुल उसे डांटते हुए कहता है, स्टॉप नॉनसेंस नताशा। माँ, जेनेलिया भले विदेशी है,
लेकिन ये हमारे यहाँ का रहन सहन अच्छे से जानती है। बस कर तू अतुल, आज से तू मेरा बेटा नहीं, और उससे भी बेकार है ये विदेशन लड़की जिसने तेरा हाथ थामा है। ये मेरी बहू नहीं। सविता अपना फैसला सुनाकर गुस्से से फिसफिसाती हुई कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है, जिसके बाद प्रतीक जेनेलिया को रोता देखकर उसका वेलकम करता है। रिलैक्स भाभी, लव मैरिज में सारी टिपिकल सास फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा ही करती हैं। वैसे गर्मी बहुत है, आप आराम कीजिए। थैंक यू प्रतीक, यू आर नाइस गाय। अपनी माँ को गुस्से में लाल पीला होता देखकर नताशा बेचारी बहू की मुश्किलें बढ़ाने के लिए अपनी माँ को खूब भड़काती है। इससे पहले कि माँ का गुस्सा ठंडा हो, चल नताशा। माँ टेंशन मत लो, वैसे भी इन विदेशियों की शादी हर दूसरे दिन टूटती है। आप चाहो तो आप एक दाव इस विदेशी की इस घर से छुट्टी कर सकती हैं। ऐसा कहकर नताशा अपनी माँ के कान में फुसफुसाती है। वहीं दूसरी ओर जेनेलिया सारी पहली रसोई की रस्म की डिटेल्स निकाल लेती है और सुबह पसीना बहाकर अच्छे से सफाई करके नहा धो लेती है। इतने में सविता उसके पास आती। गुड मॉर्निंग सासू माँ, आई एम रेडी फॉर द पहली रसोई। गैस चूल्हा कहाँ है? हाँ, अरे ओ मेरी विलायती बहू, ये गांव है और गांव में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनता है, वो भी आंगन में। चल शुरू हो जा, ये सारा खाना तुझे तेरी पहली रसोई में पकाना है, वो भी 1 घंटे में। और हाँ, तेरे ससुर जी को सिलबट्टे की लहसुन मिर्ची की चटनी पसंद है, तो वो बनाना मत भूलना। ठीक है सासू मॉम। जेनेलिया भारी गर्मी में चूल्हा फूंक कर फटाफट से खाना बनाती है। फाइनली चूल्हा तो जल गया, अब जल्दी से खाना बनाना है। जेनेलिया भरी गर्मी में झुलसती हुई खाना बनाती है। देखते ही देखते पूरे आंगन में कड़ी धूप छा जाती है और वो सिर से पांव तक पसीने से भर जाती है। ओह गॉड, ये तो बहुत गर्मी है। देख लो माँ, कुछ ही देर में धूप और गर्मी में इस फिरंगन का चेहरा कैसे फीका पड़ गया। 4 दिन भी नहीं टिक पाएगी। अच्छा किया जो हमने गैस चूल्हा और मिक्सर मशीन छिपा दिया। पहली रसोई का खाना रेडी करके विदेशी बहू सिलबट्टे पर मिर्च लहसुन की चटनी पीसकर सभी को खाना परोसती है। सासू मॉम, ससुर जी, खाना शुरू कीजिए। अरे वाह भाभी, खाने की खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। अचानक जेनेलिया के हाथों में मिर्च का भभका उठ जाता है और उसके हाथों में जलन मचने लगती है। आउच, मेरे हाथ। बेचारी बहू सीधे बाथरूम की ओर भागती है। उसे देखकर अतुल और प्रतीक भी उसके पीछे पीछे जाते हैं और मौका पाते ही नताशा खाने में नमक मिला देती है। कुछ देर बाद सभी खाना शुरू करते हैं। तभी सास और ननद नकली नाटक शुरू करते हैं। अरे क्यों रे मेरी विदेशी बहू, ये क्या बनाया? सारी सब्जी में नमक भरी है, यहाँ तक कि हलवे में भी नमक है। ओह गॉड भाभी, दिस इज टू मच, ये खाना खाने के लायक नहीं। नताशा जानबूझकर जेनेलिया को चढ़ाने के लिए सारा खाना कूड़े में भर देती है, जिसे देख बहू रोते हुए बोलती है, मैंने गर्मी में पसीना बहाकर सारा खाना कुक किया, बट मेरा स्ट्रगल वेस्ट हो गया। आई एम सॉरी ससुर जी। अरे कोई बात नहीं बहू, तूने कोशिश की, ये क्या कम है। जेनेलिया को अपनी सास और ननद पर शक हो जाता है, इसलिए शाम को जब वो बड़े ध्यान से खाना बनाती है, जिसे उसके ससुर, देवर और पति तीनों पेट भरकर खाना खाते हैं। अरे वाह जेनेलिया बहू, क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है भाई। मेरी फिरंगी बहू ने तो होटल फेल कर दिया। हाँ भाभी, आप विदेश के होकर भी हर एक भारतीय खाना बनाना जानती हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। आप दोनों का शुक्रिया। घर वालों को विदेशी बहू के साथ घुलता मिलता देखकर सविता गुस्से से भरकर बोलती है, कोई बात नहीं मेरी फिरंगी बहू, ये प्लान भले फेल हो गया, मगर मैं तेरा जीना मुहाल कर दूंगी। गर्मी के मारे जेनेलिया रात भर सो नहीं पाती। ऐसे में सुबह होते ही सास उसे उठाती है। जेनेलिया बहू, अरे ओ जानलेवा बहू, चल फास्ट फॉरवर्ड में उठ जा। गर्मी और दर्द के मारे जेनेलिया का सिर फट रहा था, मगर सविता इस बात को कहां समझने वाली थी। अरे यहाँ घर में पीने का पानी नहीं और तू खर्राटे खींच रही है, चल उठ और पानी लेकर आ। जेनेलिया आधी अधूरी नींद के साथ उठकर भरी गर्मी में गागर में नदी से पानी लेकर घर आती है। अरे भाभी, आप घर में हैंडपंप होते हुए इस गर्मी में पानी लेने क्यों गई थी? बिकॉज सासू मॉम ने कहा था हैंडपंप का पानी खारा है। भाभी, माँ ने बस आपको परेशान करने के लिए आपको भरी गर्मी में बाहर भेजा था। ये सुनकर बेचारी बहू को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, मगर फिर भी वो अपनी सास से कोई शिकायत नहीं करती। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। एक दिन नताशा अपने सारे कपड़े लाकर अपनी भाभी के आगे पटक देती है।
ये लो मेरी विदेशी भाभी, इन कपड़ों को वॉश कर दो। बट नो, अपने कपड़े तुम खुद भी धो सकती हो। क्यों रे, तेरे हाथ चूक गए हैं क्या जो मेरी बेटी काम करे? चुपचाप से ये कपड़े धो, वरना तेरी ये कमजोर कलाइयां तोड़ कर रख दूंगी। जेनेलिया ने आज तक मशीन में ही कपड़े धोए थे, मगर गांव की बहू बनने के बाद जैसे सब बदल गया था। जहां उसे भरी गर्मी में धूप में कपड़े धोने पड़ रहे थे, वहीं दोनों माँ बेटी एयर कंडीशनर कूलर के आगे बैठी ठंडी ठंडी हवा में मजे से मूवी देख रही थी। ऐसे ही दिन बीतते गए, मगर दोनों सास ननद उसे सारा दिन नौकरों की तरह अपने इशारों पर नचाती रहती। वो कभी उसे सोता देखकर बिजली काट देती, तो कभी भरी गर्मी में बनाई खाने को खराब करके उसकी मेहनत पर पानी फेर देती। एक दिन नताशा घर के मेन स्विच में नंगी तार छूटी देखकर जेनेलिया को जान से मारने की साजिश बुनती है। ओ गॉड, ये गर्मी! अरे ओ जेनेलिया भाभी, जाओ जरा जाकर तो देखो, कहीं मेन स्विच ही नहीं गिर गई। ठीक है नताशा, मैं देखती हूँ। जैसे जेनेलिया जाने लगती है, तभी उसे किसी के चीखने की आवाज आई। दोनों ननद भाभी ने जाकर भागकर देखा तो सविता बिजली के स्विच के पास बेहोश पड़ी थी। जेनेलिया जल्दी से उसे उठाकर कमरे में लाकर हाथ पांव मलने लगती है। ओह गॉड, लगता है सासू मॉम को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है। कॉल द डॉक्टर नताशा। थोड़ी देर में डॉक्टर आकर सविता का इलाज करते हैं। कुछ घंटों बाद सविता होश में आती है और डॉक्टर की ओर देखकर कहती है, डॉक्टर साहब, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। अरे शुक्रिया मुझे नहीं, मिसेस जेनेलिया को कहिए, जिन्होंने आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगने के बाद दिया जाने वाला ट्रीटमेंट दिया, वरना पता नहीं क्या होता। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ये सुनकर सविता की आंखों में पछतावे के आंसू भर गए और उसने कहा, बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे फॉरनर होने के लिए तुझे कितना डांटा फटकारा। अपने बेटे की जिंदगी से निकालने के लिए जो नहीं करना था सब किया, मगर आज तूने मुझे बचा लिया। माँ, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही बिजली की नंगी तार खुली छोड़ी थी ताकि जेनेलिया भाभी की जान चली जाए। पता नहीं नफरत में मैं इतनी खुदगर्ज कैसे हो गई। आई एम सॉरी भाभी, अब चाहो तो मुझे पनिश कर सकती हो। जेनेलिया नताशा को गले से लगाकर बोली, रिलैक्स नताशा, तुम्हें गिल्टी होने की जरूरत नहीं। तुम्हें अपनी गलती रियलाइज हो गई है। इट्स डन फॉर मी, एंड फैमिली में ऐसा होता रहता है। इट्स नॉट बिग डील। मगर अब हम सब खुशी के साथ मिलकर रहेंगे। इस बात पर एक फैमिली सेल्फी हो जाए। इसके बाद पूरा परिवार घर आई विदेशी बहू के साथ सेल्फी लेते हैं और सविता और नताशा जेनेलिया के साथ घुल मिलकर रहने लगते हैं। आखिर अतुल भी तो यही चाहता था कि जेनेलिया को सभी के दिल में थोड़ी जगह मिल जाए।